नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से है। योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरियाणा में नागरिकों की खुशहाली के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की पहली प्राथमिकता है, जिससे मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा में इसे सार्थक रूप देने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल शुक्रवार को मंडल आयुक्तों और उपायुक्तों के साथ विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं और परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की, जहां सीएम ने कहा कि 2022-23 का वित्त वर्ष खत्म हो रहा है और 1 अप्रैल से 2023-24 का वित्त वर्ष शुरू होगा। वहीं पिछले वित्त वर्ष की चल रही योजना और नए वित्त वर्ष की संकल्प पर समीक्षा की है। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में निरंतर मनोहर नीतियों की वजह से प्रदेश और प्रदेशवासियों का विकास हो रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश में नागरिकों के विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इन सबको ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को मंडल आयुक्तों और उपायुक्तों के साथ विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं और परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल के साथ विभिन्न प्रशासनिक सचिव भी मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार द्वारा बनाई गई किसी भी कल्याणकारी योजना के क्रियान्वयन में अधिकारियों की अहम भूमिका होती है। इसीलिए अधिकारी ये सुनिश्चित करने के लिए कर्तव्यबद्ध है कि राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर तक पहुँचे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता ही हमारे लिए सब कुछ है, इसीलिए अधिकारी सीएम यानी कॉमन मैन और पीएम यानी प्राइमरी मेंबर ऑफ द सोसाइटी का ध्यान रखें और हर कल्याणकारी योजनाओं का जल्दी और पारदर्शी तरीके से वितरित सुनिश्चित करें। साथ ही बैठक में सीएम ने कहा कि बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण खराब हुई फसलों की विशेष गिरदावरी 15 अप्रैल तक पूरा करें, ताकि किसानों को मई महीने तक पूरा मुआवजा वितरित किया जा सके। उन्होंने कहा कि किसानों को किसी तरह की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए जल्द से जल्द सभी कार्य को पूरा करें। साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि 2022-23 का वित्त वर्ष खत्म हो रहा है और 1 अप्रैल से 2023-24 का वित्त वर्ष शुरू होगा और इन तमाम योजनाओं पर अधिकारी काम करें और कोई समस्या न हो। देखिए, चूँकि अब ये जो पुराना फाइनेंशियल ईयर 2022-23 ये समाप्त हो रहा है, 23-24 का नया वर्ष अप्रैल में शुरू हो जाएगा। उसका जो हमने बजट भी पारित कर लिया है और साल के अंत में अभी पिछले वर्ष की जो चल रही योजनाएं उनकी समीक्षा और नए वर्ष के लिए कुछ संकल्प, इन विषयों को लेकर के डिप्टी कमिश्नर के साथ मैंने विषय रखा है। डिटेल हमारे अधिकारी बैठ के कर रहे हैं और इसमें मुख्य रूप से जो योजनाएं हमारी विशेष तौर पर नई योजनाएं पिछले वर्ष भर में हमने लागू की हैं, परिवार पहचान पत्र है, जिसमें फसल बीमा योजना है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा है, या स्वामित्व है, शहरी है, स्वामित्व ग्रामीण है, ऐसी जो भी योजनाएं हैं उन सब पर जो आने वाली कठिनाइयां हैं परिवार पहचान पत्र के समेत, उन सब कठिनाइयों को दूर करने के लिए और वार्ड लेवल पर प्रॉपर्टी आईडी है, इस प्रकार की सब समस्याओं का हल निकालने के लिए एक निर्देश दिए उनको। इस बैठक के दौरान परिवार पहचान पत्र, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, स्वामित्व, चिरायु हरियाणा, निरोगी हरियाणा, अमृत सरोवर, मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल, दयालु योजना, वृद्धा पेंशन योजना, इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल सहित विभिन्न महत्वपूर्ण योजना की विस्तृत समीक्षा की गई, जिस पर मनोहर लाल ने कहा कि किसी भी कल्याणकारी योजना को तैयार करते समय सरकार का लक्ष्य पात्र लाभार्थियों को लाभ पहुंचाना होता है। इसीलिए अधिकारी योजनाओं का क्रियान्वयन समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित करें। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि स्थानीय संस्थाओं को स्वतंत्रता दी गई है, उनके फंड तय किए गए हैं
और पार्षदों को स्टैंप ड्यूटी के फंड के पैसे भी दिए जाएंगे। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में 200 करोड़ रुपए की स्वच्छता योजना का पैसा मंजूर किया गया है, जिसके लिए गांव में कूड़ा करकट और गंदगी के निस्तारण के लिए 200 करोड़ रुपए उन गांव को रिलीज होगा जिनकी ये योजना बनाई गई है। देखिए, हमने चूँकि जितने लोकल बॉडीज़ हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, चाहे वो शहरी हैं चाहे गांव की हैं, उनको जितना ज़्यादा स्वतंत्रता, ऑटोनॉमी दी जा सके वो दे रहे हैं। फंड्स उनके निर्धारित कर दिए गए हैं। बल्कि जो हमारे पास स्टाम्प ड्यूटी के फंड्स अभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर जितने थे, आज निर्देश दे दिया उनको कि पिछले सारे फंड्स 31 मार्च से पहले सब रिलीज़ हो जाएं और आगे आने वाले जो भी इस प्रकार के पैसे हैं वो सीधे उनके अकाउंट में कैसे जाएं, इसका प्रबंध हम करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट की ओर से जो पैसा उनको जाता है वो भी सीधा उनको जाना शुरू होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का पहले से ही जाता है। अपने आप इंडिपेंडेंटली सारे काम वो करें, इस नाते से उनको पूरी छूट है। कुछ योजनाएँ जो एक पार्टिसिपेटरी तरीके से एक सहयोग, एक दूसरे के सहयोग से हम करेंगे, उसमें योजनाएं ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जैसे 75%, 25% की कुछ योजनाएं हमने बनाई हैं। खास करके एक योजना के लिए आज ही हमने 200 करोड़ रुपया रिलीज़ किया है। ग्रामीण क्षेत्र की स्वच्छता, चाहे वहाँ ई ऑटो हो, चाहे वहाँ छोटे ट्रैक्टर ट्रॉली हो, चाहे वहाँ सफाई कर्मचारियों का विषय हो, उस खाद को ले जा करके कहीं डंप करने की बात हो, उसका जो पिट्स बनाने की बात है, वहाँ कंपोस्ट करके उस खाद को बेचने की बात है। ऐसा एक प्रोजेक्ट आज मोटे रूप से क्लियर किया है। इसकी प्लानिंग बना करके 31 मार्च के तुरंत बाद ये 200 करोड़ रुपया जिन गाँव ने योजना बनाई उनको रिलीज हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारियों को आम जनता से ज्यादा संवाद पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों सहित फील्ड अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे रोजाना कम से कम 2 घंटे सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक का समय जनता से मिलने के लिए निर्धारित करें, ताकि आम जनमानस अपनी समस्याओं को सीधे आप तक पहुंचा सके। साथ ही इन 2 घंटों में इन अधिकारियों के साथ मुख्यालय से भी कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं की जाएगी। इसके अलावा निर्वाचित जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं से भी नियमित संवाद किया जाए, क्योंकि वे भी समाज कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। और खास करके जो जनता को मिलने जुलने का समय है, मिलने जुलने के समय में भी कोई कटौती ना करें। प्रतिदिन 2 घंटे जनता से मिलने का कार्यक्रम, और ये भी आज तय किया कि उन 2 घंटों में कम से कम प्रदेश स्तर से जो भी वीडियो कॉन्फ्रेंस होती हैं वो बिल्कुल नहीं किया करेंगे। 2 घंटे अपनी कोई मीटिंग नहीं करेंगे। 11 से 1 चाहे डीसीज हैं, एडीसीज हैं, एसपीज हैं, जो भी पब्लिक डीलिंग के ऑफिस हैं, वो सब 11 से 1 रोज़ाना पब्लिक को मिलने जुलने का काम करेंगे। और ख़ास करके जो हमारे वर्कर्स हैं, हमारे लीडर्स हैं, उनके साथ समय पर मिलने का कार्यक्रम सुनिश्चित करेंगे। किसी प्रकार की कोई शिकायत अगर मिलेगी तो सीधी जिम्मेदारी इनके ऊपर होगी, क्योंकि पब्लिक के बीच में और सरकार के बीच में हमारा जो वर्कर है, हमारे जो जिम्मेदार लोग हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उनसे फीडबैक लेकर के सारे कामों को ठीक करें, ये विशेष निर्देश उनको दिए गए हैं। और किसी प्रकार की कोई ढिलाई आएगी तो सीधी जिम्मेदारी डिप्टी कमिश्नर्स की होगी, ऐसा इनको बताया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को ये भी निर्देश दिए कि मुख्यालय पर प्रत्येक मंगलवार को नो मीटिंग डे के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों का अक्षरशः अनुपालना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि पंक्ति में अंतिम व्यक्ति तक सभी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए वर्तमान राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में सरकार ने स्वास्थ्य देखभाल के लिए चिरायु हरियाणा और निरोगी हरियाणा योजना भी चलाई है, और इन योजनाओं के तहत वास्तविक लाभार्थियों की पहचान कर उन तक जल्द लाभ पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए। इसके अलावा हाल ही में शुरू की गई दयालु योजना का भी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का 4था चरण अगले माह से आरंभ हो जाएगा। इसके लिए अधिकारी अपने अपने जिलों में 1 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले परिवारों को चिन्हित करें। इसके अलावा सीएम ने कहा कि गांव में कम्युनिटी सेंटर बनाए जाने का प्रस्ताव मांगा गया है, और उन बड़े गांव के अंदर 200 करोड़ खर्च करके कम्युनिटी सेंटर बनेंगे। इसी प्रकार हमने जो और एक योजना बनाई है, जो गांव में कम्युनिटी सेंटर्स हैं, बड़े गांव में जिनमें कम्युनिटी सेंटर्स नहीं हैं, ऐसे गांव के लिए एक कम्युनिटी सेंटर मंजूर करने का भी हमने प्रस्ताव मंगाया है। गांव से जो प्रस्ताव भेजेंगे तो सबसे पहले ऐसे 80 गांव के अंदर
और लगभग 200 करोड़ रुपया जिस पर खर्च आएगा, 2.5 करोड़ रुपया प्रति गांव के प्रति कम्युनिटी सेंटर के हिसाब से, उसको भी सैंक्शन किया है। गांव से प्रस्ताव मांगेंगे कि 5000 से बड़ी आबादी के जहां कम्युनिटी सेंटर नहीं है वहाँ की पंचायतें एक एक कम्युनिटी सेंटर का प्रस्ताव भेजें। हम अपने विधायकों को भी कहेंगे कि वो भी उन गाँव से प्रस्ताव लेकर के आएँ ताकि उनको हम और ये मंजूरी दे सकें। 200 करोड़ रुपया इसके लिए भी रिजर्व किया है। बैठक में मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव डीएस ढेसी, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टीवेसन प्रसाद, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉक्टर अमित अग्रवाल और मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव के मकरंद पांडुरंगन भी मौजूद रहे। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। वहीं सीएम मनोहर लाल ने सीएम जीजीए के साथ बैठक की अध्यक्षता की। दरअसल ये बैठक हरियाणा निवास में हुई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी के 7वें बैच का स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि 25 सुशासन सहयोगी हैं। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सभी सुशासन सहयोगियों के लिए जिले अलॉट किए गए हैं। बैठक में चर्चा के दौरान बताया गया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल और सरकार की नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू कराना कार्यक्रम का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बैठक में कहा कि सरकार की योजनाएं समय पर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने में सुशासन सहयोगी मदद करें। सरकार की पारदर्शिता और अंत्योदय की भावना को आम जनता तक मजबूत करें। वहीं इस कार्यक्रम के प्रोजेक्ट डायरेक्टर और मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉक्टर अमित अग्रवाल भी मौजूद रहे। वहीं हरियाणा की मनोहर सरकार के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में प्रदेश का उत्थान हो रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार विकास कार्यों में पारदर्शिता लाने और ठेकेदारों के साथ बिना पक्षपात किए कार्य आवंटित करने की कड़ी में आज बड़ी सफलता मिली है। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की विकास कार्यों में पारदर्शिता लाने और ठेकेदारों के साथ बिना पक्षपात किए कार्य आवंटित करने की कड़ी में आज बड़ी सफलता हासिल हुई है। जब मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उच्चाधिकारियों प्राप्त समिति ने एनसीआर में HSIIDC की 7 निविदाओं के कार्य आवंटन में 2.61 करोड़ रुपए की बचत की। वहीं बैठक में जानकारी दी गई कि निविदा सूचना डिटेल नोटिस इनवाइटिंग टेंडर जारी करते समय परियोजनाओं की कुल लागत 227.76 करोड़ रुपए की थी। HSIIDC के प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में बोलीदाताओं के साथ हुई बातचीत में 207.43 करोड़ रुपए की निविदाओं पर सहमति बनी थी। वहीं मुख्यमंत्री ने स्वयं बोलीदाताओं से बातचीत की और ठेकेदारों ने 204.82 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के लिए अंतिम बोली दी। जिन परियोजनाओं के लिए कार्य आवंटित किए गए उनमें IMT सुहाना, इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर में सड़क, जलापूर्ति, सीवरेज निकासी, उपचारित जल संशोधन, ड्रेनेज सिस्टम, स्ट्रीट लाइट इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं विकसित करना शामिल है। ये कार्य मैसर्ज जैन कंस्ट्रक्शन को 122.99 करोड़ रुपए में आवंटित किया गया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पोर्टल पर हरियाणा शेड्यूल्ड रेट पब्लिक डोमेन में डालें ताकि हर किसी को विकास कार्यों की जानकारी मिले। इसके अलावा L1 के साथ साथ 5% कम बोली देने वाले सभी ठेकेदारों को उच्चाधिकारी प्राप्त समिति के समक्ष बुलाया जाए ताकि उनमें विश्वास बने कि कार्य आवंटन में पारदर्शिता बढ़ती जा रही है। इस उच्चाधिकारी प्राप्त समिति में मुख्यमंत्री के अलावा श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री अनूप धानक, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव एवं HSIIDC के चेयरमैन वी उमाशंकर, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव DS ढेसी, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद मोहन शेरन, आपूर्ति एवं निपटान विभाग के महानिदेशक मोहम्मद शाही, HSIIDC के प्रबंधन निदेशक विकास गुप्ता उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। हरियाणा राज्य जिसने बागवानी के क्षेत्र में कई उपलब्धियां हासिल की है। यहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में बागवानी विभाग नए आयाम स्थापित कर रहा है और हरियाणा के प्रगतिशील किसान परंपरागत खेती को छोड़कर बागवानी की ओर रुख कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा राज्य जिसका उदय सन 1966 में तत्कालीन पंजाब के सबसे पिछड़े इलाके को मिलाकर हुआ था,
लेकिन यहाँ के जुझारू नागरिकों की मेहनत और इच्छा शक्ति के बलबूते हरियाणा राज्य आज देश के समृद्ध राज्यों में अग्रणी है। चाहे उद्योग हो या कृषि, हरियाणा राज्य ने हर क्षेत्र में तरक्की अर्जित की है। कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। समय में बदलाव के साथ जरूरतें बढ़ती भी हैं और बदलती भी हैं। लेकिन जब कृषि के क्षेत्र में विविधीकरण की बात करें तो हरियाणा प्रदेश इसमें भी आदर्श स्थापित कर रहा है। परंपरागत खेती में जोखिम और लागत ज्यादा है, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में बागवानी विभाग प्रदेश के किसानों के लिए नई नई योजनाएं ला रहा है, जिससे किसानों की आय दोगुना ही नहीं बल्कि कई गुना बढ़ रही है और किसानों को बागवानी विभाग के प्रति अटूट विश्वास बन रहा है। इसी के परिणाम है बागवानी के क्षेत्र में हरियाणा राज्य पूरे देश में चर्चा का केंद्र बन रहा है। बागवानी किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए हरियाणा सरकार निरंतर कार्य कर रही है। बागवानी विभाग हरियाणा की ओर से किसानों को सशक्त बनाने के लिए पूरे राज्य में 11 उत्कृष्ट केंद्र स्थापित किए गए हैं। ये सभी उत्कृष्टता केंद्र हरियाणा राज्य के किसानों को उच्च गुणवत्ता के पौधे तैयार करके मुहैया करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी का परिणाम है कि हरियाणा राज्य के किसान अपनी परंपरागत खेती को छोड़कर जैविक खेती करने की ओर बढ़ रहा है। कृषि विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा की मनोहर सरकार ने पिछले 7 साल में बागवानी विभाग के बजट को करीब 3 गुना बढ़ा दिया है। बागवानी विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उठाकर हरियाणा का किसान खुशहाल हो रहा है, जिससे विभाग के प्रति किसानों को विश्वास भी बढ़ रहा है। हरियाणा सरकार की ओर से किसानों को हर योजना का लाभ देने के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा कार्यक्रम सफलतापूर्वक चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत साल 2021-22 में लगभग 1.29 लाख एकड़ क्षेत्र को पोर्टल पर पंजीकृत किया जा चुका है। हरियाणा सरकार की योजनाएं राज्य के किसानों के लिए लाभकारी साबित हो रही हैं। बागवानी क्षेत्र में अग्रणी हरियाणा राज्य की मनोहर सरकार ने भावांतर योजना लागू की है। इस योजना के अंतर्गत यदि राज्य के किसानों को अपनी फसल मंडी में बेचने पर कम कीमत मिलती है, अर्थात किसानों को नुकसान होता है, तो उसकी भरपाई राज्य सरकार द्वारा की जाती है। इस योजना के तहत किसानों को कृषि में विविधता लाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। बागवानी फसलों पर भावांतर योजना लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। इस योजना को 1 जनवरी 2018 को लागू किया गया। योजना के तहत 21 बागवानी फसल कवर हुआ। अब तक 5,403 किसानों को 14.12 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन। भावांतर भरपाई योजना हरियाणा सरकार की एक अनूठी योजना है। राज्य के जो किसान अपनी फसल जैसे सब्जियां, फलों आदि का बाजार में बेचते हैं, लेकिन उन्हें अपनी फसल बेचने पर उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है, उन किसानों को राज्य सरकार द्वारा फसल का या तो मुआवजा या फिर फसल की कम कीमत की उचित भरपाई के रूप में प्रोत्साहन धनराशि प्रदान की जा रही है, ताकि किसानों को उसकी फसल का सही मूल्य मिल सके। हरियाणा का बागवानी विभाग प्रदेश के किसानों की आय बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। बागवानी किसानों की फसल को मौसम की अनिश्चितता जैसे प्राकृतिक आपदा, फसल में बीमारी लगने, असामान्य बारिश, तूफान, सूखा पड़ना आदि के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए हरियाणा बागवानी विभाग की ओर से मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत कुल 21 सब्जियां, फल और मसालों की फसल को कवर किया गया है। ऐसी योजना चलाने वाला हरियाणा पहला राज्य है। फल की फसल पर 1,000 रुपए का प्रीमियम तय किया गया है। सब्जियों की फसल पर 750 रुपए का प्रीमियम तय किया गया है। फल पर बीमा राशि 40,000 रुपए प्रति एकड़ दी जाती है। सब्जियों पर 30,000 रुपए प्रति एकड़ दी जाती है। बीमा दावों का निपटान करने के लिए बागवानी विभाग की ओर से एक सर्वे भी किया जाता है, जिसके अंतर्गत फसल नुकसान की 4 श्रेणियां 25%, 50%, 75% और 100% में विभाजित की गई है।
मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना में कुल 21 बागवानी फसलों को शामिल किया गया है। बेल वाली बागवानी फसल में मक्खी के नियंत्रण के लिए हरियाणा की मनोहर सरकार फल मक्खी परियोजना चला रही है और फसलों को रोगों से बचा रही है। किसानों को खुशहाल करने के लिए हरियाणा सरकार लगातार प्रगति की ओर अग्रसर है। राज्य सरकार ने फलों, सब्जियों, मिट्टी और पानी में कीटनाशक अवशेष सामग्री की प्रवृत्ति के लिए कीटनाशक अवशेष प्रयोगशालाएं भी स्थापित की जा रही हैं। हरियाणा की मनोहर सरकार ने सिरसा और करनाल में अनूठी कीटनाशक अवशेष प्रयोगशालाएं स्थापित की। वर्ष 2021-22 के दौरान बागवानी उत्पाद मिट्टी और पानी के कुल 2,916 नमूनों का विश्लेषण किया जा चुका है। प्रयोगशालाओं में की गई जांच में उत्पाद के लिए 5.8% नमूनों में कीटनाशक का अवशेष स्तर अधिकतम अवशेष स्तर से ज्यादा पाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आगामी 5 अप्रैल को सुबह 11 बजे मंत्री परिषद की बैठक होगी। दरअसल ये बैठक हरियाणा सिविल सचिवालय चंडीगढ़ की 4थी मंजिल के मुख्य सभा कक्ष में होगी। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर मंथन भी होगा, जिससे प्रदेश का कल्याण हो सके। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आज के सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं और सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, हरियाणा में मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना का शुभारंभ कब किया गया था। इसका सही जवाब है बी, 5 अगस्त 2020। ठेरो जवाब है, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं गुरुग्राम से मनीष प्रजापति। मनीष, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं और उनकी कार्य प्रणाली पर बारीकी से नजर डालते हैं, जानते हैं वो तमाम योजनाएं जो बनी है हरियाणा की जनता के लिए। तो ऐसे ही शख्सियत से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है नरेश मेहता, जो कि भिवानी से शिक्षा अधिकारी के पद पर काबिज हैं। सुनिए। वो प्रयास तो हमारे निरंतर, मैंने आपको बताया कि निपुण हरियाणा मिशन जो है बड़े जोरदार तरीके से हम लोगों ने चला रखा है पूरे हरियाणा के अंदर। और उसमें हम 3 फेज़ की ट्रेनिंग भी हम सभी अध्यापकों की करवा चुके हैं और उसमें उनको बताया गया है कि बच्चे की जो बेसिक कैपेबिलिटीज़ हैं उनको कैसे जो है वो बाहर निकाल के लाएँ, ताकि प्रत्येक बच्चा, पहले क्या होता था कि प्रत्येक क्लास के बारे में हम सोचते थे, अब हम प्रत्येक बच्चे के बारे में सोच रहे हैं। तो प्रत्येक बच्चा जो है वो अपनी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ले, अपना लर्निंग लेवल को अचीव करे, ये हमारा प्रयास है। और उसके लिए हमने पहले ही बता दिया आपको कि टेक्नोलॉजी तकनीक का समावेश किया है। हमने भिवानी ज़िले के अंदर 68 मॉडल संस्कृति प्राइमरी स्कूल्स हैं, जिनमें हम इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित, उनके जो है स्टाफ से संबंधित, उनकी किताबों से संबंधित, चाहे वो इंग्लिश मीडियम की है चाहे वो हिंदी मीडियम की है, वो हम निरंतर उनको उपलब्ध करा रहे हैं। तो हमने अब तक 1779 जो है टैब प्राप्त कर लिए हैं और ऑलमोस्ट सभी अध्यापकों को हम बांट चुके हैं और उनका जो है कार्य वो लोग कर रहे हैं। साथ ही जहां स्मार्ट क्लास रूम हमने बनाए हैं, वहां पर टीचर्स के हमने एक नहीं 3 बार हमने उनको प्रयास करके उनका प्रयोग करना सिखाया है कि जो टीचर पढ़ा रहा है वो उसको उस बोर्ड के ऊपर डिस्प्ले कर सके, उसकी एक्टिविटी सामने होकर करवा सके। और इसके लिए हमने संपर्क टीवी के साथ टाई अप किए हैं। उसके अंदर सारी की सारी जो कॉम्पिटेंसीज हैं वो विभाग द्वारा डाली गई हैं और बच्चे जो है उसको टीवी पर देखते हैं, उसका उच्चारण देखते हैं, किस प्रकार से उसको देखना है, एक्टिविटी कैसे करनी है, चीज़ों को कैसे समझना है। ठीक इसी प्रकार हमने अंकनाद मशीनें दी हैं जो व्यवहारिक गणित को समझाने के लिए, जिसमें आधा, 1.5, 2.5 के पहाड़े हैं, कि बच्चे को पता चले कि व्यवहार के में जो है इन चीज़ों का कितना महत्व है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आज के सवाल में क्या कुछ है।
तो हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं और सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको बाहर भी देते हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं आज के सवाल पर। अग्निपथ योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई? ए केंद्र सरकार, बी हरियाणा सरकार, सी इनमें से कोई नहीं, डी उपायुक्त ए और बी। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।